Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडी हेतु जो एक महत्वपूर्ण प्रकरण द इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसी क्रम में आज हम लोग लास्ट कहें या सेकेंड लास्ट कहें इस बिंदु को देखेंगे और इसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित तथ्यों को की चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का पतन। तो हम लोग इस लेक्चर में हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ, कैसे हुआ इत्यादि से संबंधित चर्चाओं करेंगे। और इसमें हम लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए, या हड़प्पा सभ्यता के पतन से क्या तात्पर्य है। परिस्थिति साक्ष्यों के आधार पर इन दोषी ठहरता है, इस कथन के प्रकाश में हड़प्पा सभ्यता के पतन के परीक्षण करिए, या हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का परीक्षण कीजिए। आपको इन कारणों में सबसे अधिक कारण कौन सा अधिक विश्वसनीय प्रतीत होता है, या हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न कारणों पर एक निबंध लिखिए या टिप्पणी लिखिए। इस तरह से हम लोगों से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप प्रश्न को जो लेक्चर डिलीवर हो रहा है यूट्यूब पे या फेसबुक पे, तो इस लेक्चर को आप सुन के और क्वेश्चन लिख लेंगे। और क्वेश्चन लिखने के बाद जब जो लेक्चर हम दे रहे हैं इसको सुनने के बाद और उसके बाद से आप नोट्स तैयार कर लेंगे। और वैसे इसके पहले भी हम लोगों ने नोट्स PDF फाइल के रूप में भी आपको प्रोवाइड किया है। तो इस रूप में आप चर्चा करेंगे। और आइए हम चर्चा करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किन किन कारणों से हुआ। हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो उदय था वह भी साक्ष्यों के अभाव के कारण उस पर भी हम विशेष जो प्रकाश नहीं डाल पाते हैं। उसी तरह उसका उद्भव किस तरह हुआ उस पर इतिहासकारों में एक मत नहीं है, और किस तरह उसमें विदेशी देशी मत की भूमिका स्वीकार की जाती है। उसी तरह हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में भी विद्वानों में एक राय नहीं है। हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति थी। यही वजह है कि इसके उद्भव और पतन के कारणों की व्याख्या में आरंभ से ही पुरातत्वविदों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, किंतु आवश्यक अध्ययन स्रोतों की कमी के कारण आज भी इसके उद्भव एवं पतन की व्याख्या में एक प्रकार की अस्पष्टता बनी हुई है, क्योंकि इतिहासकारों में एक मत नहीं है। और यह एक महान सभ्यता थी, भारत के जो प्राचीन गौरव है उसका बहुत ही अच्छे से वर्णन करती है। तो इसके कारणों में अगर हम चर्चा करें तो सर्वप्रथम एक कारण लिया जाए तो इसमें आर्यों का आक्रमण। और इस मत में हम देखते हैं कि आरंभ में मार्टिमर व्हीलर, विद्वान का नाम है मार्टिमर व्हीलर, और मार्टिमर व्हीलर जैसे विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता के पतन की व्याख्या आर्य आक्रमण के संदर्भ में करने का प्रयास किया है। और मार्टिमर व्हीलर ने घोषित किया कि परिस्थितीय साक्ष्यों के आधार पर इंद्र दोषी ठहरता है, और हड़प्पा सभ्यता का पतन क्रमिक एवं दीर्घकृत रहा, किंतु अंत विध्वंसात्मक रहा। फिर मार्टिमर व्हीलर महोदय ने अपने मत के पक्ष में कुछ पुरातात्विक और कुछ साहित्यिक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। उदाहरण के लिए या उदाहरणार्थ पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में मोहनजोदड़ो से प्राप्त उन 26 नरकंकालों की जिन पर तेज पैने अस्त्र का घाव है प्रस्तुत किया है। इसी तरह पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में भी हड़प्पा से प्राप्त कब्रगा जो H क्षेत्र से मिला हुआ है में रखी हुई लाश का या शव का दृष्टांत देते हैं तथा उसे आक्रमणकारी की लाश सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। फिर साहित्यिक साक्ष्य के रूप में उन्होंने ऋग्वेद में वर्णित हरियूपिया तथा पुरंदर शब्द का उल्लेख किया और उनकी पहचान क्रमशः हड़प्पा एवं वैदिक आर्यों से की है। किंतु अगर हम परीक्षण करें तो उनका जो उपयुक्त विचार है वो अति आदि ही प्रतीत होता है।
और इस मत के पक्ष में प्रस्तुत पुरातात्विक साक्ष्य अपर्याप्त हैं, तो साहित्यिक साक्ष्य संदिग्ध, क्योंकि ऋग्वेद का संकलन किसी एक काल में नहीं हुआ था। उसी तरह नवीन शोधों पर यह बात स्थापित हो चुकी है कि कब्रगाह एच में रखी हुई लाश आक्रमणकारी की लाश नहीं हो सकती, क्योंकि वह व्यक्ति हड़प्पा सभ्यता के पतन के काल में मौजूद नहीं था। फिर मार्टिमर व्हीलर की यह व्याख्या एक साम्राज्यवादी, जिसे इतिहास लिखने में बहुत सारे दृष्टिकोण हम इतिहास लेखन में देखते हैं, तो वह इसकी यह व्याख्या साम्राज्यवादी उद्देश्य से परिचालित दिखती है, क्योंकि आर्य आक्रमण की अवधारणा से ही व्हीलर महोदय ब्रिटिश आक्रमण के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। और यही वजह है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन की व्याख्या पर्यावरणीय कारक के संदर्भ में करने का प्रयास किया गया है। तो एक अगर हम अन्य तथ्य लें तो उसमें जलवायु परिवर्तन, फिर एक अन्य हो जाएगा भूतात्विक परिवर्तन। अगर एक अन्य कारण देखें तो विदेशी व्यापार में गतिरोध, फिर एक अन्य कारण देखा जाए तो वह कारण प्रशासनिक शिथिलता, प्रशासनिक शिथिलता, महामारी, एक अन्य कारण अगर हम देखें तो साधनों का अतिशय उपभोग का अतिशय उपभोग, फिर अदृश्य गाज के कारण, अदृश्य गाज के कारण इत्यादि बहुत सारे कारण गिनाए गए हैं। तो हम देखते हैं कि जो इसके लिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए पर्यावरणीय कारक को ध्यान में रखते हुए इसका पतन की व्याख्या किया गया बाद में इतिहासकारों द्वारा। और इसमें यह कहा गया है कि नदियां ही जिनकी गोद में यह सभ्यता पनपी वहीं इस सभ्यता के पतन का कारण भी बन गई। तो उसमें बाढ़ इत्यादि के कारण को, जिसे जॉन मार्शल और अर्नेस्ट माइके ने क्रमशः मोहनजोदड़ो एवं चनहुदड़ो से दृष्टांत लेकर बाढ़ के प्रमाण को सिद्ध करने का प्रयास किया है। उसी तरह दयाराम साहनी एवं आर.एल. राइट्स ने बाढ़ की जगह जल उत्प्लावन पर बल दिया है एवं इसका कारण विवर्तनिक विक्षोभ बताया। फिर यह विवर्तनिक विक्षोभ बताया और फिर यह विवर्तनिक विक्षोभ, अगर आप लोग भूगोल के विद्यार्थी हो तो ये भूकंप से संबंधित इसको किया गया। पहले में बाढ़ कहा गया, फिर भूकंप कहा गया, फिर कहीं कहीं सूखा, यानी जलवायु परिवर्तन के इन विभिन्न घटनाओं का हम वर्णन करें तो कहीं कहीं सूखा को कहा गया कि अतिवृष्टि, अल्प वृष्टि, फिर विवर्तनिक विक्षोभ अर्थात कि भूकंप इत्यादि के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। फिर हम देखते हैं कि यह जो बहस थी कि परिस्थिति बहस, इससे हट के भी कुछ कारणों की चर्चा आगे के विद्वानों ने किया है, जिसमें हम देखते हैं कि डी.के. चक्रवर्ती ने एक नवीन मान्यता रखी। उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि जैसे जैसे यह सभ्यता अपने मूल क्षेत्र से पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर और दक्षिण की ओर बढ़ी, एक अविकसित शिकारी खाद्य संग्राहक समूह ने इस सभ्यता को निगल लिया। परंतु हड़प्पा सभ्यता पर काम करने वाले शोधकर्ताओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय है कि प्रथम इस समस्या से संबंधित विभिन्न स्थलों के पतन के कालक्रम में तथा पतन के स्वरूप दोनों में अंतर है। फिर हड़प्पा सभ्यता का एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ होना और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के भौगोलिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा इन विभिन्न क्षेत्रों में, क्योंकि कहीं बाढ़ के कारण सभ्यता का पतन हुआ होगा, तो कहीं भूकंप के कारण, तो कहीं मतलब अल्पवृष्टि,
कहीं अतिवृष्टि, तो कहीं भूकंप, तो कहीं कहीं महामारी इत्यादि, मतलब विभिन्न कारणों की हम चर्चा इसमें कर सकते हैं। कोई एक कारण इसमें सर्वमान्य कारण नहीं माना जा सकता। भूतात्विक परिवर्तन में हम देखते हैं आर एल साहनी, आर एल राइक, जॉर्ज एफ डेल्स और एस टी लैम्ब्रिक सिंधु सभ्यता के पतन में भूतात्विक परिवर्तनों को प्रमुखता से उजागर किया है। भूतात्विक परिवर्तनों के कारण नदियों के ने मार्ग बदल दिया, जिससे लोगों में सिंचाई, पीने के पानी आदि का अभाव हो गया। जो सरस्वती क्षेत्र का जो प्रदेश था, जो सरस्वती या सरस्वती नदी से जिस क्षेत्र का सिंचाई इत्यादि का प्रबंधन किया जाता था, उसमें हम देखते हैं कि मार्ग इत्यादि बदल देने के कारण इस क्षेत्र में लोगों को ये समस्या हो गया और इस प्रकार इस क्षेत्रों को छोड़ना पड़ा था। विदेशी व्यापार में गतिरोध का जो तथ्य है, इस पर हम देखें तो WF अल्ब्राइट ने यह मत व्यक्त किया कि मेसोपोटामिया के साक्ष्यों के अनुसार सैंडो सभ्यता का अंत लगभग 1750 ईसा पूर्व माना जा सकता है और 2000 ईसा पूर्व के बाद सैंडो सभ्यता में ग्रामीण संस्कृति के लक्षण प्रकट होने लगे थे। इससे पता चलता है कि उसका आर्थिक जो ढांचा था, व्यापार वाणिज्य इत्यादि का, वह चरमराने लगा था और शिथिल हो गया था, टूट गया था। अगर प्रशासनिक शिथिलता से संबंधित तथ्य को लें, व्यापार वाला हो गया, प्रशासनिक शिथिलता से संबंधित तथ्य को लें तो मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में प्रशासनिक शिथिलता के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगते हैं। अब मकान व्यवस्थित ढंग से नहीं थे तथा उनमें कच्ची ईंटों का प्रयोग भी अधिक होने लगा था, अतः सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई। इसी तरह UR कनेडी महोदय, जो अमेरिकी इतिहासकार हैं, UR कनेडी ने मलेरिया जैसी महामारी से सैंडो सभ्यता की जनसंख्या नष्ट हुई, इसका उजागर किया है। साधनों के अतिशय उपयोग की अगर चर्चा करें तो इसमें हम देखते हैं कि यह एक आधुनिक मत है। इस सभ्यता ने अपने साधनों का ज़्यादा से ज़्यादा व्यय कर डाला, जिससे इसकी जीवन शक्ति नष्ट हो गई। यह एक आकर्षक परिकल्पना, परंतु इसकी जांच के लिए अनुसंधान की आवश्यकता है। इसमें शुद्धता कितनी है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता इस सिद्धांत पे, लेकिन यह तो तथ्य स्वीकारना ही पड़ेगा कि अतिशय उपभोग जिस तरह हड़प्पा सभ्यता में हो रहा था, तो संभव था कि इस सभ्यता का पतन हुआ हो। अदृश्य गाज के कारण रूसी विद्वान जो एक अदृश्य गाज कारण बताया गया था, इसको रूसी विद्वान M दमित्रियेव, इसका नाम है M दिमित्रियेव, इस विद्वान ने M दमित्रियेव ने सैंडो सभ्यता का विनाश पर्यावरण के अचानक होने वाले किसी भौतिक रासायनिक विस्फोट अदृश्य गैस के कारण हुआ। इस अदृश्य गैस से निकली हुई ऊर्जा तथा ताप 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग मानी जाती है, जिससे दूर दूर तक सब कुछ विनष्ट हो गया। जिन्होंने इस संबंध में महाभारत में उल्लिखित इसी प्रकार के दृष्टिकोण की ओर संकेत किया है, उन्होंने M दमित्रियेव ने महाभारत में उल्लिखित इस तरह के दृष्टांत का उल्लेख कर बताने का प्रयास किया है। उन्होंने इस संबंध में महाभारत में जो दृष्टिकोण संकेतित किया है, जो संभवतः मोहनजोदड़ो के समीप हुआ था, लेकिन ये भी मत बहुत ही प्रामाणिक नहीं लगता है। निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि उपयुक्त जो बहुत सारे कारणों से, विभिन्न कारणों से सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ और इसमें हम देखते हैं कि एक जो महत्वपूर्ण सभ्यता थी वह उसका विनाश हो गया। हालांकि इस सभ्यता में विश्व के अन्य किसी सभ्यता में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के जो तत्व थे वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकसित होने के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। और एक बात यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे कि सभ्यता और संस्कृति कभी नष्ट नहीं होते। संस्कृति विचार का भाग है, तो सभ्यता विचारों का जो भौतिक स्वरूप है, और ये दोनों सभ्यता और संस्कृति आपस में एक तादात्म्य में संबंध रखते हैं और ये किसी काल में नष्ट नहीं होते। इनका सतत परिवर्तन होते रहता है, समय और काल के साथ साथ उसमें परिवर्तन होता है। जो तत्व वहाँ जिस रूप में थे उसी का परिवर्तन रूप आगे के समाज में हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार
हम लोगों ने द इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित विभिन्न पक्षों को, विभिन्न पहलुओं को कई भागों में हम लोगों ने देखा। और इसी के साथ ही चर्चा समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।